औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ पेश हुआ है। आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग के मुतालिक। आर्मीनिया ने अज़रबैजान के एक छोटे से शहर बारदा पर हमला किया है, उसकी तफसीलात बयान की जाएंगी। इसके अलावा सूरह कहफ और सूरह अल-अंबिया की आयत के हवाले से याजूज माजूज और चाइनीज़ कौम के दरमियान एक ताल्लुक़ जोड़ा जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस वक्त अज़रबैजान ने ऐलान किया है कि आर्मीनिया ने उसके एक शहर बरदा पर मिज़ाइल हमला किया है और करीबन 21 लोग इस मिज़ाइल हमले में मारे गए हैं। पूरी दुनिया से इसकी मज़म्मत की जा रही है। ईरान की एम्बेसी ने भी बाकू में ये बात कही कि हम इस मिज़ाइल हमले की मज़म्मत करते हैं जिसमें बेगुनाह शहरी लोगों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी एम्बेसडर जो बाकू में मौजूद हैं, उन्होंने भी अज़रबैजान के शहर बरादा पर हमला करने की मज़म्मत की है और कहा है कि हम आर्मीनिया की इंतहाई शदीद मज़म्मत करते हैं और अज़रबैजान के साथ खड़े हैं। दोनों ममालिक की तरफ से बड़ी खुशाइंद ख़बरें मिल रही हैं। इधर ये ख़बर भी आ रही है कि ईरान की तरफ से इस क़ज़िये के पुरअमन तस्वीर के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरानी डेलीगेशन ने बाकू में अथॉरिटी से मुलाकात की, प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की और कुछ कोशिश की है कि कोशिश ये की जाए कि आर्मीनिया को समझाया जाए। इसके अलावा अज़रबैजान की तरफ से भी बातचीत की जाए। वो प्रपोजल्स लेकर इस वक्त मॉस्को रवाना हो चुके हैं। देखते हैं कि ईरान की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं। गो के ईरान की तरफ से ये ख़बरें भी आ रही हैं कि उसकी फ़ौजों ने धमकी दी है कि अगर उसके कस्बों पर हमला किया गया तो वो अपनी फ़ौजें इस इलाके में यानी नगोर्नो कराबाख के इलाके में दाखिल कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि सिचुएशन किस तरफ जाएगी। इधर अर्दोगान के हवाले से भी काफ़ी फ्रांस और दीगर दूसरे ममालिक के दरमियान शदीद कशीदगी नज़र आ रही है। चार्ली हेब्दो ने एक दफ़ा फिर कार्टून शाया किए, गुस्ताखाना खाके उसकी तरफ से मुस्तकिल शाया किए जा रहे हैं। कुछ ये ख़बरें भी थीं थोड़े दिनों पहले कि गुस्ताखाना खाकों को एक सरकारी इमारत पर भी लहराया गया जिस पर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है पूरी मुस्लिम दुनिया में। और अब लग ये रहा है कि सदर मैक्रोन इस वक्त कोरोना वायरस से जो सिचुएशन पैदा हो रही है फ्रांस में, उससे तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं। गो कि उनकी ये सारी हरकतें नाकाम होंगी। इस वक्त ये बात कही जा रही है कि करीबन फ्रांस में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 4 लाख तक पहुँच चुकी है। इंतहाई तेज़ी से यूरोप में, पूरे यूरोप में कोरोना वायरस फैल रहा है और इसकी हलाकतें बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में जो है हुकूमतों की तरफ से रद्द अमल देखने में आ रहा है। गो कि बहुत सारी हुकूमतें अब भी ये डिनाई कर रही हैं कि कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी नहीं पाई जाती। पिछले दिनों वाइट हाउस के नायब सदर पेंस और अगर उनके दीगर ओहदेदारान के हवाले से बात की जाए तो कुछ लोगों ने ये कहा कि कोरोना वायरस बिल्कुल एक फ्लू की तरह की एक बीमारी है और इससे कोई भी बड़े नुकसानात का अंदेशा नहीं है। लेकिन यूरोप में एक बिल्कुल एक बरक्स सूरत हाल नज़र आ रही है जिसमें आप ये बात नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं कि इटली, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन और दीगर दूसरे बड़े ममालिक में ख़ास तौर पर यूके भी इसमें शामिल है। इधर बड़े पैमाने पर लोगों की हलाकतें हो रही हैं और लोग इंतहाई खौफज़दा हो चुके हैं क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। आपको याद होगा कि रॉयल यूटीवी ज़मीन में मुख्तलिफ़ तज़किये पेश कर रहा था अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में, जिसमें हमने ये बात कही थी कि दूसरी लहर इंतहाई शिद्दत के साथ आएगी और पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। वही अब लग रहा है कि हमारा तज़किया दुरुस्त साबित हुआ इस ज़मीन में। तो देखते हैं कि सूरत हाल कहाँ जा रही है। अर्दोगान साहब ने अगर देखा जाए तो अपने गुस्ताखाना खाकों के हवाले से भी रद्द अमल ज़ाहिर किया है और कहा है कि हम कोई भी जो है सूरत हाल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुर्की के ख़िलाफ़ उन्होंने केस फाइल करने की भी जो है वो इंदिया दिया है। इधर शाम में भी एक बड़ा हमला रूस की तरफ से हुआ है जिसमें करीबन 35 से 40 वो सीरियन फाइटर्स मारे गए हैं जो कि तुर्की के साथ समझे जाते हैं। और अब लग ये रहा है कि तुर्की के
सीरिया में ऑपरेशन करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। वो ये बात भी कही गई कि कुर्दिश फाइटर्स के ख़िलाफ़ भी वो होगा। इसके अलावा सदर अर्दोगान ने ये इशारा भी दिया है कि हम रूस के ख़िलाफ़ भी कोई ऑपरेशन, छोटा मोटा ऑपरेशन कर सकते हैं। देखना ये होगा कि क्या आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग जो हो रही है कॉकेसस में, लीबिया में जो लड़ाई हो रही है और फिर शाम में जो मसला चल रहा है, उससे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि हम इन वाक़यात के हतमी अंजाम यानी एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सूरत हाल को हम मॉनिटर करते रहेंगे और इन हवालों से आपको ख़बरें देते रहेंगे। अब महसूस ये हो रहा है कि इधर आर्मीनिया के अखबारात ने एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम लगाया कि करीबन 2350 जो फाइटर्स हैं वो आज़रबाईजान पहुँचे हैं, जिनमें से 215 मारे गए हैं और 320 जो हैं वो वापस चले गए हैं। क्योंकि ये बात भी कही जा रही थी कि सीरियन मर्सनरीज़, जो सीरियन फाइटर्स इस वक्त आज़रबाईजान की तरफ से लड़ रहे हैं, उनको पैसों की अदायगी नहीं हो सकी है। गो कि ये लग ये रहा है कि ये काफ़ी हद तक प्रोपेगेंडा है और तुर्की और आज़रबाईजान इसकी मुसलसल जो है वो तरदीद करते आए हैं। अब अगर देखा जाए तो चाइना के हवाले से कुछ बात करेंगे और फिर याजुज माजुज का हवाला भी हमारी इस वीडियो में आएगा। अब ये बात वाज़ेह होती चली जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ताइवान के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और ताइवान के ऊपर जो जंग मुसल्लत करी जा रही है उस पर दूसरा मरहला शुरू हो गया है। पहले मरहले में ये बात हमने देखी कि चाइना के जहाज़ तकरीबन 16 सितंबर से रोज़ के करीब ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ें कर रहे हैं और अब महसूस ये हो रहा है कि 28 अक्टूबर से एक नया मरहला शुरू हुआ, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जहाज़ ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन ज़ोन, जिसको ADIZ का नाम दिया है ताइवान ने, उन हदूद में दाखिल हुआ और इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर के ज़रिए उसने कोशिश ये की है कि दुश्मन के सिग्नल्स के निज़ाम को जो है वो कमज़ोर बनाया जाए। अगर देखा जाए तो इस जहाज़ का जो नाम दिया जाता है उसको PLAY-9EW एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ये इंतहाई जदीद एयरक्राफ्ट समझा जाता है, जिससे दुश्मन के सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इंतहाई शदीद गड़बड़ पैदा की जाती है और इसके अलावा ये कंप्यूटर्स को भी इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचाता है। तो महसूस ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जंग का एक दूसरा मरहला शुरू हो रहा है, जिसमें कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाया जाएगा और फिर तीसरे मरहले में रॉकेट जो है वो हमले किए जा सकते हैं। ताइवान को ये खबरें भी आ रही हैं, आप लोगों ने यकीनी तौर पर यह अखबारात में पढ़ी होगी कि बड़े पैमाने पर जो है इस हफ्ते ऐलान हुआ कि एक $2.8 बिलियन के मज़ीद रॉकेट्स ताइवान को फ़रोख्त किए जाएंगे। अमेरिका की तरफ से ये ऐलान हुआ था। इसके अलावा हम पिछले हफ्ते भी ये खबरें पढ़ चुके हैं कि $1.8 बिलियन की मज़ीद रॉकेट्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे, तो टोटल $4 बिलियन बनते हैं। लेकिन मज़ीद खबरें ये भी आ रही हैं कि और हथियार फ़रोख्त किए जाएंगे। चाइनीज़ मिलिट्री स्पोक्समैन ने ये अपनी एक रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हम ये नहीं चाहते कि अमेरिका इस तरह की जो है आर्म्स जो है वो फ़रोख्त करे, हथियार फ़रोख्त करे ताइवान को, क्योंकि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, इसके इंतहाई भयानक नताइज निकलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लग ये रहा है कि अमेरिका प्रोवोक कर रहा है और चाइना भी ये चाहता है कि अमेरिका इस तरीके से करे ताकि हमें ये महसूस हो कि हम एक बड़ी जंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएं। इधर ग्लोबल टाइम्स भी ये लिख रहा है कि ये आर्म्स सेल्स किए हैं लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन दूसरे अखबारात ये पेशन गोई भी करते हुए नज़र आते हैं कि इन मिसाइल्स की वजह से एम्फीबियस असॉल्ट जो है वो करीबन नामुमकिन हो जाएगा। गो कि हम इस ज़मीन में एक और बात भी आपके आज हवाले करेंगे, जिसको हमने कुरान मजीद की आयत की रोशनी में ये तज्जिया निकाला है। आप लोगों को याद होगा कि अगर हम तारीख़ में पढ़ें तो बेल्जियम पर जब हमला किया गया था, नाज़ी इन्वेजन हुआ था, तो उसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर पैराट्रूपर्स इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें ये बात देखी गई थी कि जब पहली जंग अज़ीम में हमला किया गया था तो
اس میں یہ بات دیکھی گئی تھی کہ بیلجیم کے راستے اور ہالینڈ کے راستے میں ٹرنچز بچھا دی گئی تھیں، جس سے جرمن آرمی فرانس پر حملہ نہیں کر سکی تھی۔ لیکن پھر ہم نے دوسری جنگ عظیم میں یہ بات دیکھی کہ پیراٹروپرز کی مدد سے نازی جرمنی نے ایک بڑے علاقے پر فرانس کے قبضہ کر لیا تھا، جس میں بیلجیم اور ہالینڈ بھی شامل تھے۔ تو یہ بات بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب کچھ ایسا ہی سلسلہ ہمیں تائیوان کی صورت میں نظر آ رہا ہے، گو کہ ہم یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ضمن میں ہم کوئی ابھی خبر نہیں لا سکتے، آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن یہ قرآن آیات کی روشنی میں ہم نے جو تجزیہ کیا ہے، آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیات جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں چائنیز پیراٹروپرز ایک بہت بڑا حملہ کر سکتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیات بھی کچھ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں، آئیے ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیات سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 96 جس کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں یہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ ہم اردو ترجمے کی ہی طرف اکتفا کریں گے کیونکہ کافی ویڈیو کی طوالت کا ہم چاہتے ہیں کہ ویڈیو کو مختصر سے مختصر رکھا جائے، ہمیں خوف ہے کہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا۔ اب اگر ہم بات کریں تو جس بستی کی بات کی گئی یہاں پر کہ کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے جو ہلاک ہو کر دوبارہ آباد ہو سکے، لیکن واحد دنیا میں ایک آپ کو شہر ملے گا جس کا نام یروشلم ہے، جو کافی مرتبہ تباہ ہوا ہے لیکن آباد ہوا۔ اور پھر یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ سن 1947 اور 48 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ یروشلم نے انتہائی تیزی سے ترقی کی ہے، اس کی آبادی بھی بڑھتی چلی گئی ہے، اور یہ بات بھی ہم قرآن مجید میں اس آیت کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہی وہ بستی ہے جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ قریباً تمام مفسرین اس بات پر متفق نظر آتے ہیں۔ تو اس میں بہت ہی خوبصورت ایک بات کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ وہ بستی کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے جو آباد ہو سکے، ایک دفعہ برباد ہو کر ہم نے ہلاک کر دیا وہ پھر پلٹ سکے، لیکن قیامت جب قریب آ جائے گی تو پھر یروشلم کی آبادی بڑھنا شروع ہوگی، جیسا کہ ہم یہ بات آج کل دیکھ بھی رہے ہیں۔ سن 1948 کے حوالوں سے ہم نے یہ بات کری۔ پھر یاجوج ماجوج کا جو ہوگا وہ ظہور ہو جائے گا اور وہ ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، یہاں تک کہ وعدہ برحق ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم جس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو کرونا وائرس کے ضمن میں یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ کرونا وائرس اس وقت ان ممالک میں زیادہ پھیل رہا ہے جو کفر کے ممالک سمجھے جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، جو ایتھیسٹ ملک سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بات جو ہے وہ کافی دلچسپ ہے۔ تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات کہی گئی کہ یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ اس سے یہ مراد بھی ہے کہ کرونا وائرس انتہائی تیزی سے جو ہے وہ سرپرائز کرے گا، اور لگ یہ بھی رہا ہے کہ دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور جتنے بھی ریسرچرز ہیں ان کو کرونا وائرس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، لوگوں کے دیدے پھٹے رہ گئے ہیں اور ان کو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ بالکل ہی ابو دا سائنس جو ہے، کوئی ایسی بات اس میں ہے اس وائرس میں جن کو ماڈرن سائنس جو ہے، ماڈرن جتنی بھی وائرولوجی کی جتنی بھی برانچز ہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اس سے ان آیات کا یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ اور تو اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یاجوج ماجوج جب کھول دیے جائیں گے تو یعنی چائنا کے ارد گرد جو وال قائم تھی وہ آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کرونا وائرس کے آنے کے بعد سے، اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے۔
क्वाइट पॉसिबिलिटी इसमें ये बात हमें नज़र आती है कि यहाँ एक बड़े पैमाने पर पैराट्रूपर्स की बात की गई हो, जो हमें नज़र आएगा आइंदा आने वाले मॉडर्न वॉरफेयर में, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर में, जब चाइनीज़ जो हैं बड़े पैमाने पर जो हैं वो पैराट्रूपर्स के ज़रिए इन्वेजन कर सकते हैं। और सबसे पहले शायद पॉसिबिलिटी ये है कि हमें ये कंडीशन ताइवान की सूरत में ताइवान के फ्रंट पर नज़र आए। तो अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। अगर हम सूरह कहफ की इन आयात को भी देखें तो हमें ये महसूस होता है कि जो वॉल जो सिंबॉलिकली चाइना के इर्द गिर्द कायम थी वो अब ख़त्म हो रही है। रिसेंटली सिंगापुर में एक सेमिनार में एक स्कॉलर ने बहुत ही खूबसूरत बात करी। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ की ये आदत है कि ये वॉल्स बना कर रहते थे सदियों से, और कभी भी ये बाहर की दुनिया से इतने ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड नहीं रहे। इनको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर रहा है। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल डिफरेंट चाइना है। कोविड-19 के आने के बाद हमें ये महसूस हो रहा है कि चाइनीज़ का जो वर्ल्ड विजन था वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। और जब जैसा कि बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी बात कर रहे हैं कि चाइना वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी चाइनीज़ कौम जो है वो पूरी दुनिया के मुकाबले आ जाएगी और पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है हमें उसका सामना करना होगा। आइए कुरान मजीद में देखते हैं कि क्या लिखा है। अरबी इबारत को भी पढ़ते हैं। फ़ैज़ा जा वादु रब्बी जालहू दक्का व काना वादु रब्बी हक्का, यानी जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा था कि ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आ जाएगा तो वो इसको पैबंद खाक कर देगा और मेरे रब का वादा भरा क्या है। यानी इनका इशारा इस दीवार की तरफ था जो उन्होंने याजूज माजूज के लिए बनाई थी। वो दीवार जब अल्लाह ताला का वादा करीब आ जाएगा तो गिर जाएगी। इससे यही महसूस आता है कि सिंबॉलिकली वो दीवार अब गिर चुकी है और अब चाइनीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया पर इन्वेड करने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि ये खबरें भी आ रही हैं कि करीबन 20 या 25 साल से चाइनीज़ जो हैं वो ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहे थे, और अब ये 2020 या 2021 में आपको ये इन्वेजन होता हुआ नज़र आएगा। और इसके बाद जो है फिर चाइनीज़ मज़ीद दुनिया की तरफ किस तरफ बढ़ते हैं वो दिलचस्प होगा। ख़बरें ये भी आ रही हैं, इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो लद्दाख में फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं। करीबन 60,000 डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रूप्स की बात हो रही है। तो इंडिया के बहुत बड़े इलाके पर भी कब्ज़ा होने की बातें आ रही हैं। कश्मीर के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि कश्मीरी क़यादत अब ये चाइना से मुतालबा कर रही है कि वो कश्मीर में एंटर होकर हमें आज़ादी दिलाए, क्योंकि वो पाकिस्तानी क़यादत से बिल्कुल जो हैं वो मायूस हो चुके हैं। तो अब देखना हो ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। हम मज़ीद रिपोर्ट करते रहेंगे, हदीस के हवाले बयान करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। यहाँ पर ये बात हम आखिर में बयान करते चलें कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद ज़रूर होगी, लेकिन उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो होगा वो इस वक्त जो तुर्की और रूस और दीगर दूसरे ममालिक के हवाले से हो रहा है, जो ईसाई ममालिक के हवाले से इस वक्त चल रही है, जो यूरोप में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। उनका ताल्लुक़ गो के याजूज माजूज चाइना जो एक बहुत बड़ा ख़तरा है उससे नहीं रिलेट हो सकता। उसके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी और वो फिर मुसलमानों को इस जो सबसे बड़े ख़तरा जो दुनिया को इस वक्त लाहिक है उससे निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन हालात में पूरी तरीके से ओहदा बरा होने की सलाहियत अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन, ताकि हम फिर मज़ीद जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में अपना अमल मुतय्यन कर सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।